ये है होंडा की ऑल न्यू स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी ZR-V, जो आपको 22.8 kpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। एंड गेस व्हाट, इसको आज हम लोग यहाँ बुध इंटरनेशनल सर्किट पे टेस्ट करने वाले हैं। आई नो आप लोग सोचोगे लकी, इसका ट्रैक से क्या लेना देना है, बट द पॉइंट इज कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को लेकर के यही सोच तो बदलनी है। ऐसा मेरा नहीं, होंडा का कहना है। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए ट्रैक पे चलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द पावर ट्रेन। तो होंडा ZR-V को पावर करता है एक 2 लीटर 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो डेवलप करता है 184 हॉर्स पावर एंड 315 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, कपल्ड है एक eCVT गियरबॉक्स के साथ, जिसका मतलब आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। और ये गाड़ी 0 to 100 तक की स्प्रिंट 8 सेकंड्स के अंदर कर सकती है, और इसकी टॉप स्पीड है 172 kph। आई नो अब आप लोग बोलोगे कि लकी 0 to 100 8 सेकंड्स, कम ऑन, ये तो इतना क्विक नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप स्कोडा कोडियाक को देखो, जो कि एक 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, इससे थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसका 0 to 100 टाइम भी यही कुछ 8 सेकंड के आसपास है। और भूलिएगा मत कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो इसका मेन फोकस एफिशिएंसी के ऊपर है। ये आपको 22.8 kpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स भी दे सकती है, और साथ में अगर ये आपको डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस भी दे रही है तो ये एक बेटर बात है ना। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक। और जब आप इतनी स्पीड पे ट्रैवल करते हो सो क्विकली, तो आपको ब्रेक्स भी अच्छी चाहिए। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि ब्रेक्स की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी लगेगी। जो ब्रेक पेडल का फील है वो भी काफ़ी नेचुरल है, गिवन दैट कि इसमें आपको रीजन ब्रेकिंग भी मिलती है। सो ये जो पेडल शिफ्टर्स आप देख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें eCVT गियरबॉक्स है तो किसी तरह के गियर्स तो हैं नहीं, तो इन पेडल शिफ्टर्स से आप कंट्रोल करते हो रीजन ब्रेकिंग को। और अब स्लैलम कोर्स आ गया है तो थोड़ा सा बात करते हैं इसके डायनेमिक्स की भी। लेकिन स्पीड पे भी अपने बॉडी वेट को ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है। यस, क्योंकि एक एसयूवी है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो फील होगा ही, बट ओवरऑल अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं और हैंडलिंग की बात करूं तो वो आपको अच्छी लगेगी। एटलीस्ट यहाँ ट्रैक पे तो लग रही है। स्टीयरिंग का फील भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वेट आपको प्रोवाइड करता है। एंड कम ऑन, ये एक होंडा की एसयूवी है तो स्पोर्टी कैरेक्टर तो आपको मिलेगा ही। हालांकि राइड कैसी है उसके ऊपर मैं ज़्यादा हार्ड कॉमेंट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि हम ट्रैक पे इसको ड्राइव कर रहे हैं, पब्लिक रोड्स यहाँ पे नहीं हैं, तो ये किस तरह से स्पीड ब्रेकर्स और रफ पैच को हैंडल करती है उसके ऊपर नो कमेंट्स। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे अभी तक फील हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी राइड थोड़ी सी कंफर्टेबल साइड पे ज़रूर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विजिबिलिटी, जिसका यहाँ ट्रैक पे एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको दूर दूर तक देखना होता है और किसी भी तरह का अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट होगा तो वो डेफिनेटली आपको परेशान करेगा। लेकिन होंडा ZR-V में होंडा ने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आपकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो A पिलर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको जितना हो सके उतना पतला यानी कि थिन बनाने की कोशिश की गई है, सो दैट यहाँ पे किसी तरह का कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना हो। ORVMs काफ़ी चंकी हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, और IRVM से भी आपको बढ़िया व्यू मिलता है पीछे का, किसी तरह का कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट कहीं भी क्रिएट नहीं होता है। तो थम्स अप फॉर दैट। अच्छा, एक पॉइंट जिस पे होंडा ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया इसके NVH को लेकर के, तो उनका कहना है कि ZR-V में उन्होंने काफ़ी सारा साउंड डैम्पिंग मटेरियल यूज़ किया है, सो दैट कैबिन में जो नॉइस लेवल है वो कंट्रोल में रहे। अब यहाँ ट्रैक पे तो किसी तरह का ट्रैफिक नहीं है, तो एज सच मैं आपको कुछ इतना हार्ड कमेंट अभी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो पिट लेन का बजर होता है उसकी आवाज़ कैबिन के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन यहाँ ट्रैक पे इवन दो स्मूथ टारमैक है काफ़ी ज़्यादा, फिर भी मुझे थोड़ी सी टायर नॉइज़ कैबिन में फ़िल्टर होती हुई सुनाई दे रही है। और जब आप इंजन को पुश करते हो तो उसकी नॉइज़ भी कैबिन के अंदर फ़िल्टर होती है। किसी तरह की रफ साउंड नहीं है, ये इरिटेट करने वाली साउंड नहीं है, काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड साउंड है। बट येस, रिफाइनमेंट अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है तो शायद ये चीज़ आपको थोड़ी सी अच्छी ना लगे। और अब आइए एक क्विक डिस्कशन इसके डिज़ाइन के ऊपर भी कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको ये L शेप DRLs मिलते हैं, ऑटो LED हेडलैम्प्स हो गए, बड़ी सी ग्रिल मिलती है जो कि काफ़ी स्पोर्टी दिखती है, और इससे आपको किसी एक स्पोर्ट्स कार की याद भी आएगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वो कौन सी है। बड़ा सा होंडा का लोगो है, बिग बॉनेट है लंबा चौड़ा। यहाँ पे आपको फंक्शनल यानी कि रियल एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि इसके एरोडायनेमिक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। देन
कमिंग टू द साइड तो आपको ड्यूल टोन 18 इंच के अलॉय रिम्स दिखेंगे 225 एंड 55 प्रोफाइल के टायर के साथ। जो व्हील आर्चेस हैं वो बॉडी कलर में है, जिस वजह से इसकी साइड प्रोफाइल काफ़ी प्रीमियम लगती है और साइड से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगती है, स्पोर्टी एंड क्लीन, वेरी स्लीक। एंड नाउ पीछे अगर आप आओगे तो आप नोट करोगे ये एंग्री लुकिंग टेल लैंप्स, जो आई एम प्रीटी श्योर कि रात को बड़े ही अच्छे लगेंगे। किसी तरह के आपको कनेक्टेड टेल लैंप या कनेक्टेड लाइट बार नहीं मिलता है आगे, एंड दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू सी कि कोई तो गाड़ी ऐसी आई जो कि नॉर्मल दिखती है, इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो गई है। बाकी जो पूरी की पूरी रियर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी क्लीन है और अच्छी दिखती है। नीचे यहाँ आपको ड्यूल एग्जॉस्ट टिप भी मिलते हैं, वेरी स्पोर्टी। हालांकि अगर बात हो एग्जॉस्ट नोट की तो वो इतना स्पोर्टी नहीं है, बट देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। पीछे आपको पावर टेल गेट मिलता है जिसको आप जेस्चर से भी खोल सकते हो, और ये रिवील करता है एक डिसेंट साइज़ की बूट। आई मीन होंडा ने काफ़ी क्लेवरली जो इसके बूट का साइज़ है वो नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि ओवरऑल आपको 1300 लीटर से ज़्यादा का कार्गो स्पेस मिलता है। क्वाइट क्लेवर। हाँ, अब नीचे भी देख लेते हैं कि यहाँ आपको क्या मिलता है। तो थोड़ा सा और स्टोरेज स्पेस है, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे रख सकते हो, और उसके अलावा इस वाले सेक्शन के नीचे आपके टूल्स रखने के लिए जगह है, एंड या और कुछ नहीं है। तो यस, इवन दो बूट की ओपनिंग काफ़ी नाइस एंड वाइड है, लेकिन आई एम नॉट सो श्योर कि आप बहुत सारा सामान यहाँ पे कैरी करके ले जा सकते हो। लेकिन हाँ, छोटी मोटी वीकेंड ट्रिप का सामान आप यहाँ पे रख लोगे। सो कैसा लगा आपको होंडा ZR-V का डिज़ाइन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब अगर आप क्विकली वहाँ से घूम के आओ तो मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो कैबिन में एंटर करते ही सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करोगे कि आपको क्लीन डैशबोर्ड मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप आपके लिए टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि 9 इंच का है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही इसमें आपको मिलते हैं। और ये स्क्रीन आपको काफ़ी अच्छे से ये भी डिस्प्ले करती है कि गाड़ी को अभी क्या पावर कर रहा है, हाइब्रिड सिस्टम, इंजन या फिर बैटरीज। अच्छा, जैसे मैंने मेंशन किया कि काफ़ी क्लीन लुक है, काफ़ी मिनिमलिस्ट लुक है, लेकिन आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं आपके एयर कंडीशनिंग के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल है। एक बार इनकी आवाज़ सुनिए, नाइस, काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं ये गाड़ी को। और साथ में ये जो आपको हनीकोम ग्रिल वाला पैटर्न यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर दिख रहा है, इसके पीछे आपके एयर वेंट्स छुपे हुए हैं जो अगेन काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं, और इससे ना आपको होंडा की सिविक की भी याद आएगी, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। नाउ फीचर्स वाइज वायरलेस चार्जर आपको मिलता है, 10.25 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है ड्राइवर के लिए। फ्रंट की ये दोनों ही सीट्स पावर्ड हैं, और ड्राइवर की सीट में आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, लेकिन ये वेंटिलेटेड नहीं है, और इसमें आपको सनरूफ भी नहीं मिलती, जो कि इंडिया में सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। हाँ, बाकी इस लिस्ट में आप नोट कर सकते हो इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स। सेफ्टी वाइज इसमें आपको 8 एयर बैग्स मिलते हैं, और बाकी इस लिस्ट में आप सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स भी नोट कर सकते हो। और हाँ, इसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिलते हैं जो कि आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। नाउ क्योंकि हमने ट्रैक पे ड्राइव की है तो ADAS फीचर्स को टेस्ट करने का प्रॉपर टाइम, या ये कहूँ कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बट डोंट वरी, फ्यूचर में हम दोबारा से इसको लेके आएंगे और फिर प्रॉपर इसका रोड टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे, तो मेक श्योर कि उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नाउ कमिंग टू माय फेवरेट पार्ट जो है ये इसका सेंट्रल कंसोल, तो ये पोर्शन आपको काफ़ी स्पोर्टी सा लगेगा, और यहाँ पे जो आपका ड्राइव सिलेक्टर है उसके लिए आपको D, N, R और P के बटन्स दिए हुए हैं, जिनके साथ आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है। ड्राइव मोड्स आप यहाँ से अपने चेंज कर सकते हैं, और हिल डिसेंट कंट्रोल का भी आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है। नीचे यहाँ आपको काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज मिलती है। हालांकि ये जो आर्मरेस्ट है एडजस्ट नहीं होता, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। ओवरऑल जो इसकी सीट्स हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। नाउ दिस इज समथिंग जो हम वैसे भी होंडा से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सीट्स तो कंफर्टेबल होती हैं। आई विश कि ये वेंटिलेटेड भी होती। कम ऑन, आई मीन हमारे देश में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं उसमें वेंटिलेटेड सीट्स बेटर रहती। हालांकि इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कुशन काफ़ी अच्छा है, बोस्ट्रिंग्स भी काफ़ी अच्छी है, तो जब आप स्पोर्टी वे में इसको ड्राइव करोगे तो ये आपको अच्छे से होल्ड भी करके रखती है। और स्टीयरिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, नाइस टू होल्ड, और जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं इनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से होंडा ने एग्जीक्यूट किया है। पीछे ये पेडल्स जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रीजन के लिए हैं। तो जहाँ तक बात हो प्रीमियमनेस की, इस कैबिन से आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ जो मैं बोल सकता हूँ कि अगर इस कैबिन में आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता ना कलर का या कलर थीम का, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही स्पोर्टी और डार्क है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक सा लगेगा, या फिर स्पेस की आपको यहाँ पे कमी लगेगी, जो यहाँ फ्रंट रो सीट्स में तो नहीं है। लेकिन यहाँ सेकंड रो सीट से आपको थोड़ी सी शिकायत होगी। आई थिंक आप लोग नोट कर सकते हो कि मैं कितना नियर पोजीशन पे बैठा हूँ,
तो मुझे जो अंडर थाई सपोर्ट है ना वो इतना खास अच्छा नहीं मिल रहा है। अभी ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तो मेरे पास जो नी रूम है वो काफ़ी अच्छा खासा है, लेग रूम भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर मुझसे हाइट में लंबा कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा तो डेफिनेटली ये स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। हाउएवर क्योंकि यहाँ पे आपको सनरूफ नहीं मिलती है तो हेडरूम से तो मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और जो सीट का रिक्लाइन एंगल है वो भी ठीक ठाक कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको अपने लिए आर्म रेस्ट भी मिलता है, बॉटल होल्डर्स के साथ रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं और प्रीमियमनेस यहाँ पीछे भी कंटिन्यू होती है सॉफ्ट टच मटेरियल्स के साथ, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको किसी तरह के सन ब्लाइंड्स नहीं मिलते हैं जो कि सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ी में होने चाहिए थे। ऑनेस्टली ये जो सेकंड रो सीट है ना ये किड्स के लिए या फिर यंग ऑक्यूपेंट्स के लिए ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली अपनी बात करूं तो लॉन्ग ट्रिप्स पे मैं यहाँ पे बैठना इतना प्रेफर नहीं करूँगा। अच्छा, क्या 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं? ऑनेस्टली अगर आप विड्थ वाइज देखो तो सीट में इतनी विड्थ है कि 3 लोग यहाँ एडजस्ट तो कर लेंगे, लेकिन जो बीच में बैठेगा ना वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको किसी तरह का हम्प नहीं मिलता है, तो इधर उधर मूव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है और तीनों ही पैसेंजर्स को अपने लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलती है। लेकिन हाँ, इसमें कारपेट आपको बड़े ही थिक मिलते हैं, सॉफ्ट लाइक इट। अब है बारी आप लोगों की, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन की होंडा की न्यू ZR-V आप लोगों को कैसी लगी। अब प्राइसेस की अगर बात करें तो वो अभी आउट नहीं हुए हैं, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये स्कोडा की कोडियक और VW की टायरॉन, आयरलाइन और जीप की मेरिडियन को टक्कर देने वाली है। तो अब सवाल है आप लोगों से, क्या आप होंडा ZR-V को उन गाड़ियों की जगह चूज़ करोगे? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हाइप बटन भी दबा दीजिएगा और यहाँ पे आप आगे की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।